एसर हमेशा से ही अतरंगी काम करते आया है। जैसे ही कोई ब्रांड बजट में रेंज में लैपटॉप निकालता है और गुगली बॉल देने का कोशिश करता है, एसर को पता नहीं कहां से पता चल जाता है और उस गुगली का जवाब ढूंढ के रखता है। मतलब एसर एएलजी सीरीज को अचानक से लाने की जरूरत क्या पड़ गई? इसका मेन रीजन है ये एलओक्यू का बजट, प्राइस रहना, एचपी विक्टर्स, डेल, इन्फिनिक्स सबके चौड़े में बैठकर एक नया प्रोडक्ट ही डेवलप कर दिया। अब वैसे तो एसर के पास एस्पायर, नाइट्रो सीरीज ऑलरेडी था, तब भी एसर ने पिछले साल नाइट्रो 5 को लॉन्च किया कि नहीं, नाइट्रो वी को। अब ऑल न्यू एएलजी विद न्यू यूनिक ग्रेट डिजाइन का लाने का जरूरत क्यों पड़ा, बताता हूं। लेट्स सी क्या मिलता है इसमें। चलो इसके बिल्ड लुक्स की चर्चा कर ली जाए। देखो लैपटॉप टॉप प्लेट एल्युमिनियम की मिलती है, रेस्ट चैसी पॉलीकार्बोनेट में है, बट टॉप प्लेट डिजाइन बिल्कुल ही स्टनिंग दिया गया इस प्राइस रेंज के हिसाब से। थोड़ा सा कर्वी डिजाइन है, मतलब थोड़ा अपलिफ्ट एंड कर्वी आपको देखने को मिलेगा विद ग्रे आउट फिनिश, क्योंकि इस प्राइस रेंज में हम उम्मीद नहीं करते हैं। साथ बिल्ड ठोस दिया गया है ओवरऑल देखा जाए तो। वैसे तो क्लीन लुकिंग है, बट ओवरऑल कुछ न्यू कंसेप्ट जैसा फील कराता है, बिकॉज अदरवाइज मैक्स ऑफ द लैपटॉप्स प्लेन डिजाइन के साथ आते हैं। साथ ही वेट का काफी ध्यान दिया गया है, जो कि सिर्फ 2 kg के अराउंड में मिलता है। एंड एग्जॉस्ट वेंट की बात की जाए तो कंजूसी नहीं की गई है। बैक साइड में आपको पूरा ग्रिल मिल जाता है, लेफ्ट एंड राइट में मिल जाता है विद जिगजैग डिजाइन एंड ऑल। बैक साइड में काफी लार्ज साइज इनटेक वेंट्स आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें 2 फैन लगे हुए हैं बड़े बड़े, और काफी अच्छे खासे ग्रिप्स भी दे रखे हैं, जो कि आपके लैपटॉप को अपलिफ्ट करेगा टेबल पर फॉर एयर इनटेक। फुल फैन स्पीड में तहलका मचा देता है, साउंड अच्छा खासा, बट कॉइलिंग साउंड का जिसका लोग कंसर्न रेज कर रहे थे वो है कि नहीं, वो आगे बताऊंगा। वैसे लोगों को नाइट्रो वी में स्क्रीन के नीचे वेंट देने का काफी कंसर्न था, जो कि डिस्प्ले को थोड़ा हीट जरूर करता था, बट कोई ऐसा मेजर इशू नहीं था। आई एम यूजिंग नाइट्रो वी टिल टुडे, लास्ट 1 year, आई हैव नॉट फेस्ड एनी इशू टिल नाउ कि भाई स्क्रीन खराब हो जाए एंड ऑल। बट एसर ने कहा आपका कंसर्न है तो हम ऊपर से वेंट हटा ही देंगे, इसलिए इन्होंने ऊपर से वेंट हटा दिया, जो कि आपको पहले मिलता था। बट आई होप इसका थर्मल्स पर कोई नेगेटिव असर ना पड़े, वो आगे देखेंगे। बेजल्स को कंपैरेटिवली लेफ्ट एंड राइट साइड में कम दिया गया है। अगर आप देखोगे तो बेजल लेस डिस्प्ले काइंड ऑफ बनाने की कोशिश किया। ऊपर और नीचे तो थोड़ा मिलेगा, बिकॉज नीचे आपको एसर का ब्रांडिंग मिलता है, ऊपर आपको कैमरा मॉड्यूल मिलता है। बस बॉटम में जो ब्लैक कलर और ऊपर ग्रे आउट दिया है, दोनों में कलर कंट्रास्ट मैच नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है। जहां तक बॉडी फ्लेक्स की बात है, ऊपर आपको एल्युमिनियम टॉप मिलता है तो भाई बहुत कम है देखा जाए। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स की बात की जाए तो वो भी कम रखा गया है, एंड वन हैंड इजीली आपका ओपन हो जाता है, तो वेट रेशियो अच्छा है लैपटॉप का। हल्का सा फील होता है फ्लिप, बट इट इज फाइन। आप कीबोर्ड पर आ जाते हैं और उसको थोड़ा निहार लेते हैं। कीबोर्ड लेआउट अच्छा है। इस साइज में फुल साइज कीबोर्ड, एग्जैक्टली 15 इंच में फुल साइज कीबोर्ड कम देखने को मिलता है, देते हैं ब्रांड्स, बट इन्होंने दिया है, दैट्स अ गुड पॉइंट। एंड देन ऑल्सो कीज के साइज को भी वेल साइज रखा है, मतलब आपको ज्यादा छोटे नहीं फील कराते हैं बिकॉज ऑफ द डुअल टच कीज। एग्जैक्टली टाइपिंग एक्सपीरियंस इसमें आपको अच्छा मिलने वाला है, व्हिच इज माय फर्स्ट एक्सप्रेशन अराउंड इट। एंड थोड़ा बहुत नियो 16 का जो 2023 वाला मॉडल है ना, उसके कीज से थोड़ा मैच करता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद आहा। प्लस इसमें आपको मल्टी कलर कीबोर्ड मिलता है, एंड साथ ही इसमें आपको बिग एरो कीज भी मिलती हैं, तो गेमिंग में दिक्कत नहीं होने वाला है। इस प्राइस रेंज में मल्टी कलर कीबोर्ड नॉर्मली इंपॉसिबल है, नहीं देते हैं ब्रांड। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद आरजीबी, इट्स सिंगल कलर, और वी कैन से सिंगल जोन मल्टी कलर कीबोर्ड, मतलब 3-4 कलर में आए कीबोर्ड चेंज होता है, मतलब सारे कीज एक साथ चेंज होती हैं उस कलर में, बट सिंगल जोन वाला इफेक्ट नहीं मिलता। तो इन कुछ चीजों का ब्रांड ध्यान देती है, लाइक एसर एंड ऑल। लाइक इन्फिनिक्स का अगर आप ध्यान दोगे तो लैपटॉप वो भी अच्छा है, बट उसके कीज एंड कीबोर्ड इज काइंड ऑफ ओके, बट इसका इज बेटर इन दिस प्राइस रेंज, जो कि 62 के हिसाब से देखा जाए तो, जो कि एसर के ब्रांड की तरफ से आपको दिया गया। इनसाइड में भी थोड़ा कर्वी डिजाइन आपको दोनों साइड मिलता है, मतलब थोड़ा सा आपको अपलिफ्ट दिखेगा, जो कि डिजाइन को फर्दर इनहांस करता है। ट्रैक पैड थोड़ा लेफ्ट साइड को अलाइंड है। आई पर्सनली लाइक कि अगर बिल्कुल मिड में हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज WASD अगर आप यूज करते हो फॉर गेमिंग तो ट्रैक पैड हाथ पे टच नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का होता है, उसके लिए गेमिंग के लिए आपको ट्रैक पैड को बंद करना पड़ेगा। बट ओवरऑल ट्रैक पैड का साइज अच्छा है, आपको मल्टी जेस्चर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड जहां तक वोबलिंग की बात है तो भाई हिंजेस को स्टेबल किया गया है, माइनर सा वोबलिंग है, कुछ खास नहीं है, मतलब काफी बेटर है इस प्राइस रेंज। अब इसका थोड़ा स्पेक्स भी जान लेते हैं, फिर लैपटॉप का क्या लेवल है वो भी जान लेंगे। इसमें आपको i5-12450H प्रोसेसर मिलता है विद 8 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स, विद हाइब्रिड स्प्लिट ऑफ 4 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 एफिशिएंट कोर्स। अब इस हाइब्रिड सीपीयू के बारे में मैंने काफी बार बता चुका हूं, ये स्नैपशॉट में आप देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। अगेन विद मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी ऑफ 4.5 GHz एंड बेस TDP ऑफ 45 W एंड मैक्स टर्बो पावर ऑफ 95 W। अब यहीं पर HX CPU का 147
वाट TDP जो होता है, दैट्स मेक द डिफरेंस। मतलब यहाँ 95 वाट मिल रहा है, वहां 147 वाट मिल रहा है, बट कितना जरूरत है वो जानना मेन पॉइंट है। दिस कम्स विद बोथ RTX 3050 एंड 2050 ऑप्शंस। मेरे पास जो वेरिएंट है वो 3050 वाला वेरिएंट है, जिसका आप लोगों ने डिमांड किया था, जो कि 6GB VRAM 75 वाट वाला GPU है। जो सेम ही GPU इन्होंने नाइट्रो 5 में भी यूज कर रखा है। 512 GB का काइंड ऑफ Gen 4 SSD मिल जाता है, रीड राइट लेकिन यार 3700 के अराउंड ही देखने को मिला, जो कि Gen 3 का 3200 मेगाहर्ट्ज का जो स्पीड होता है उससे थोड़ा ही ऊपर है, बट दैट्स फाइन। एक एक्स्ट्रा एम्प्टी स्लॉट भी मिल जाता है, तो आप आराम से इसको पर स्लॉट 1 TB या 2 TB तक आराम से एक्सटेंड कर सकते हो। आई विल नॉट सजेस्ट गो विद 4 TB एंड ऑल, 2 TB इज फाइन विद इट। साथ ही इसमें आपको 16 GB का DDR4 सिंगल चैनल रैम मिलता है, DDR5 नहीं, DDR4 ध्यान रखना, विद 3200 मेगाहर्ट्ज रीड एंड राइट स्पीड with one empty slot also। मतलब सिंगल चैनल आपको 16 GB मिलता है, आप अपग्रेड कर सकते हो। एंड DDR4 इज गुड एनफ टू परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हाउ टू बिकम ए गेमर। नहीं देखे तो जाकर देख लेना। एंड नो वेस्टेज, एक सिंगल 16 GB का स्टिक अगर आपको बाद में लगाओगे अपग्रेड करना है तो आप लगाओ और एंजॉय करो और डायरेक्टली अपग्रेड कर लो। साथ ही इसमें आपको Wi-Fi 6 मिल जाता है एंड Bluetooth 5.2 मिलता है, तो कनेक्टिविटी में दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड कम विथ 1 ईयर बेस वारंटी। इसका स्पेसिफिकेशन सीरियसली बताऊं, जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसके हिसाब से बिल्कुल सही बैठता है। एक बजट गेमर के हिसाब से आपको वो स्पेक्स ये प्रोवाइड कर रहा है। सो एक ऐसा स्पेक्स दिया गया है व्हिच कैन गिव यू अ डिसेंट परफॉर्मेंस यू एक्चुअली नीड इट। ये लैपटॉप मैंने संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 से अरेंज किया है। एज आई ऑलवेज से, वहां पर कोई और भी ब्रांड अगर आप देख रहे हो, यू कैन चेक ऑल द डेमो पीसेस लाइव, वहां पर वो रखे रहते हैं। एंड वहां आपको सोनू जी योगेश मिल जाएंगे फॉर स्पेसिफिकली एसर लैपटॉप। इनका एसर मॉल गैलेक्सी डायमंड प्लाजा ग्रेटर नोएडा में है, सेक्टर 18 में तो है ही, बट ग्रेटर नोएडा में भी आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको शरद मिल जाएंगे, शरद को कॉल करो, शरद आपको वहां बेस्ट प्राइस बेस्ट डील एग्जैक्टली बताएंगे इस पर, एंड एग्जैक्टली जो आपका ऑनलाइन प्राइस है उससे भी बेटर रेट निकाल कर दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर सबका मिल जाएगा। इसमें एक अच्छी चीज में जरूर दे दी है कि कहीं ना कहीं वो लॉक सीरीज से इंस्पायर्ड है, कि यहां पर आपको एक अलग से अपलिफ्ट करने के लिए जगह दे दिया है या ऑप्शन दे दिया है, जिससे आपका प्रेशर लिड पर नहीं पड़ने वाला, बीच से इसको ओपन करो। एंड एज सजेस्टेड ऑलवेज ओपन द लिड फ्रॉम द मिड, राइट एंड लेफ्ट साइड से ना हो करके। वैसे तो इस लैपटॉप में 57 वाट आवर की बैटरी मिलती है, बट इसका बैकअप मुझे बिलीव नहीं हुआ जो मैंने टेस्ट किया। बैटरी सेवर एंड बैटरी एफिशिएंट मोड में इसने मल्टीपल ब्राउजर को एंड 4K वीडियो चलाने के बाद भी 2.45 आवर्स से ज्यादा बैकअप निकाल कर दिया। दैट्स अ कमेंडेबल जॉब, सीरियसली। क्यों है आगे बताता हूं। दिस इज बिकॉज इसमें एक मिड लेवल CPU लगा है, जो एनफ पावर टू परफॉर्म प्रोवाइड करता है, बैटरी यूटिलाइजेशन भी कम करता है। करेक्ट। एंड थर्मल्स के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे भैया मेरे पास कि इसमें थोड़ा कॉइलिंग साउंड एंड ऑल आता है अगर फैन को मैक्स में करें, तो चलो बताता हूं। साइलेंट मोड में तो देखो भाई फैन बिल्कुल भी साउंड नहीं करता है, लेकिन जैसे ही आप फैन को मैक्स में करते हो, फंक्शन +1 बटन दबाकर या इसके ऐप के थ्रू, फैन का साउंड आपको सुनने को मिलेगा। यू कैन फील द फैंस। बट जो कॉइलिंग साउंड आप कह रहे हो, दैट इज नॉट एग्जैक्टली कॉइलिंग साउंड। पहली बात तो ज्यादा है नहीं, और जो आप सुन के कह भी रहे हो, दैट इज एग्जैक्टली द फैन पिनिंग साउंड, एंड दैट्स नॉर्मल। करेक्ट। अब थोड़ा पोर्ट्स देख लिया जाए। इसमें लेफ्ट साइड में आपको USB 3.2 टाइप A मिल जाता है, और एक USB 2.0 का भी टाइप A, दो पोर्ट मिल जाता है, जो कि कलर कोडिंग इसमें दे रखा है, उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा 3.2 है और कौन सा 2 है एग्जैक्टली। इसमें आपको हेडफोन एंड माइक का सेपरेट पोर्ट्स मिल जाते हैं। बिल्कुल PC वाला मामला बना रखा है। आई थिंक एक होता तो बेटर होता है। बैक साइड में एक USB 3.2 टाइप C पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI 2.1 पोर्ट, बट कहीं मेंशन नहीं है कि 2.1 है, अभी बताता हूं आगे। एंड एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है। इसके अपने काफी बेनिफिट्स भी हैं डिस्प्ले पोर्ट के, विद यूजिंग एग्जैक्टली एक्सटर्नल मॉनिटर। जस्ट चेक आउट द बेनिफिट्स ऑफ डिस्प्ले पोर्ट। एक मजेदार बात यह है कि भाई इसके राइट साइड में आपको एक स्मॉल SD कार्ड रीडर मिल जाता है। सो ऑन द गो अगर आपको मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्स रखना है तो आप उसको यूज कर सकते हो और एनर्जी अपग्रेड कर सकते हो। अलग से 1 TB का अगर वो लगाने का मन नहीं है तो वहीं पर लगा दो, उसमें अपना मूवीज एंड ऑल रखो। और एक 3.2 टाइप C पोर्ट और मिल जाता है विद RJ45 LAN पोर्ट भी मिलता है। पोर्ट्स को हमने चेक किया तो इसमें C टाइप जो है उसमें आपको डिस्प्ले पोर्ट नहीं मिलता है। वो नॉर्मल हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए आप यूज कर सकते हो, डिस्प्ले पोर्ट से आपको नहीं मिलेगा। डिस्प्ले पोर्ट के लिए आपको HDMI का यूज करना है, और अगेन आपको डिस्प्ले पोर्ट इसमें अलग से एक कॉम्पैक्ट वाला मिल जाता है, आप उसके लिए जा सकते हो एक्सटर्नल डिस्प्ले आउटपुट के लिए, जो कि अलग से कंपनी ने ध्यान रखा है। आपको एक डिस्प्ले पोर्ट भी दे दिया और HDMI भी दे दिया है। C पोर्ट में नहीं दिए हैं, कॉस्ट थोड़ा सा भाई बचाना पड़ता है लैब कंपनीज को। नेक्स्ट आपको इसमें PD चार्जिंग सपोर्ट भी नहीं मिलता, बिकॉज हमने 60 वाट के चार्जर से एंड 120 वाट के चार्जर दोनों से ट्राई किया, बट PD चार्जिंग नहीं है। जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन, कहीं लिखा नहीं था तो हमने आपको बता दिया।
अगर डिस्प्ले देखिए तो भाई इसमें आपको LCD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है विद 16:9 एस्पेक्ट रेशियो, 1920 1080 पिक्सल एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एट दिस प्राइस। गुड है। एंड कलर गैमेट भाई एवरेज में मिलता है जो कि 45% NTSC है, दैट्स नॉर्मल इन दिस प्राइस रेंज। इन्फिनिक्स को अगर हम साइड रखते तो इसमें 260 अप्रॉक्सिमेट ब्राइटनेस मिल जाता है एंड आप आराम से 4K 8K वीडियो एंजॉय कर सकते हो। एंड अगर आप रिफ्रेश रेट जो इसका 60 एंड 144 हर्ट्ज मिलता है उसको भी आप स्विच कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब इसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क देख लिया जाए। परफॉर्मेंस बेंचमार्क निकाले तो भैया Cinebench R23 हमको 10,500 के अराउंड निकला और सिंगल स्कोर 1600 के अराउंड, मतलब i5 12450H का जो एक स्कोर है जो कि बेंचमार्क है वही निकाल कर दे रहा है। PC Mark 10 5155 निकल कर आ रहा है। यहाँ उम्मीद कर रहा था 500-550 के अराउंड, बट ठीक है, कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। 3D Mark 10 5,500 जो कि 3050 का स्कोर है। यहाँ पर अगर आप ग्राफिक्स स्कोर देखोगे तो 5300, CPU स्कोर इज अगेन 6800। अगर ये HX प्रोसेसर होता तो ये 6000 का राउंड होता, लेकिन अगर Geekbench स्कोर देखोगे तो भाई 6800 मल्टी कोर स्कोर आपका निकल कर आता है। सिंगल स्कोर 2100 कंपेयर भी करने के लिए आपके काम आएगा। लेकिन GPU का स्कोर जो है वो 62,000 है। OpenCL स्कोर ये आप अगेन दूसरी 3050 से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन बेंचमार्क स्कोर जो है वो अगेन 3050 का 1300 के राउंड आता है। इसमें 1165 आया बिकॉज इसका TGP 75 वॉट है, 95 वॉट का थोड़ा सा और बेटर आ जाता है। VR Mark 10 वी कैन से कि भाई इट्स एन एवरेज VR गेमिंग के लिए, इट्स एन एवरेज लैपटॉप। VR गेमिंग कर सकते हो बट नॉट टू दी अपर लेवल। क्रॉस Mark 10 आप पॉज कर देख सकते हो 1600 का स्कोर जो कि एग्जैक्टली CPU का स्कोर है। देखा जाए ओवरऑल तो अच्छा ही स्कोर कहलाएगा। रीड राइट अगेन Gen 4 वाली तो नहीं है बट Gen 3 वाली भी नहीं है, बीच में कहीं पर फिल होता है। अब गेमिंग में क्या कर पाएगा ये लैपटॉप वो भी थोड़ा जज कर लिया जाए। तो गेम स्टार्ट किया जब भैया, और पहला ही गेम जो है Resident Evil 4 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। FSR ऑन FSR ऑफ आपके सामने 55 FPS और 50 FPS 2-3 FPS का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो उम्मीद कर सकते हैं 3050 के साथ वो परफॉर्मेंस निकाल रहा है। और भैया 75 वाट TCP का ये लैपटॉप है, GPU है तो 60 है TCP यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है। GPU का टेम्परेचर 95-96 जा रहा है और CPU का टेम्परेचर, जबकि मैंने स्पीड टॉप कर रखा है। RDR2 में भी अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर अगेन बहुत देर से भाई दोस्तों इसमें गेम खेल रहे हैं, रूम का टेम्परेचर काफी हाई है। अल्ट्रा DLSS ऑन के हिसाब से 60 FPS निकाल कर ले रहा है, जो कि एवरेज अगर GPU इंटेंसिव दोनों है ये गेम तो उसके हिसाब से ठीक ही ठाक FPS निकाल कर ये दे रहा है। टेम्परेचर 85 to 95 के बीच में फॉल कर रहा है। नेक्स्ट गेम अपना आ जाता है Horizon Forbidden West, जो कि बहुत ही GPU इंटेंसिव है। इसमें भैया आप 40 FPS हाई सेटिंग्स या लो सेटिंग्स में खेलोगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज आप कोई ऐसे लैग एंड ऑल आप नहीं देखोगे, बट FPS कहीं ना कहीं गिर जाता है वेरी हाई सेटिंग्स में, और आपको FSR के साथ ही जाना पड़ेगा इसमें अगर आप यूज भी करना चाहो। नेक्स्ट गेम GTA 5 है। GTA 5 में भैया 119-120 FPS वेरी हाई सेटिंग्स में, मतलब ये आप उम्मीद कर सकते हो भैया ये निकाल रहा है तो ये लैपटॉप इज परफॉर्मिंग गुड। जहां तक टेम्परेचर है उस पर भी ध्यान रखना, अभी बताता हूं, क्योंकि रूम का टेम्परेचर वैसे भी गर्मी का वक्त है, ज्यादा था एंड AC PC कुछ नहीं चल रहा। और अगर आप Forza Horizon देखोगे तो भैया यहाँ पे एक्सट्रीम सेटिंग में खेलने का गलती मत करना। अल्ट्रा सेटिंग में आपका 50-60 FPS से काम चल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे TCP भी देखोगे तो 60 के अराउंड ये पुश कर रहा है। और अगेन यहाँ पर आप फार क्राई देखोगे तो फार क्राई में भी DLSS ऑफ DLSS ऑन पर आप सिनेरियो देख लो। इन बिटवीन में टेम्परेचर के बारे में बताता हूँ। टेम्परेचर देखो यार 90, 93, 94 और 86, 85 के बीच में फॉल कर रहा था और मोस्ट ऑफ द टाइम 90 के ऊपर भी जा रहा था। इससे कोई मेरे को ज्यादा लैपटॉप के ऊपर के साइड कोई गर्म फील नहीं हुआ। बॉटम में थोड़ा गर्म देख सकते हैं बिकॉज वहाँ फैन, इसलिए हैवी फैन दिया है भाई। लाइट वेट लैपटॉप है उसके हिसाब से इसको बिल्ड किया गया, बट स्टिल कोई भी मेरे को थ्रॉटलिंग बिल्कुल भी नहीं दिखा। काफी देर से गेम खेल रहे हैं। और नेक्स्ट अपना साइबरपंक है। साइबरपंक में हमको भाई रीट्रेसिंग अल्ट्रा पर भाई देखो खेलने का कोई मतलब नहीं है। अल्ट्रा सेटिंग पर आप ये लैपटॉप से खेल सकते हो। मतलब ये लैपटॉप ऐसा बनाया है कि भैया एक बेसिक प्राइस के हिसाब से, बेसिक स्पेक्स के हिसाब से आपको एटलीस्ट सारे गेम्स खेलवा दे। टेम्परेचर अगर ऊपर जा भी रहा है तो आपको थ्रॉटलिंग ना मिले, बिकॉज यार उसी के हिसाब से तो मदरबोर्ड एंड ऑल डिजाइन होता है ना। लेकिन सीरियसली बता रहा हूं, आप देखो 60 FPS से निकाल कर दिया। इन एवरेज आप पॉज करके देख लेना, मुझको कोई थ्रॉटलिंग या कोई प्रॉब्लम नहीं फील हुआ इवन आफ्टर प्लेइंग गेम फॉर ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स। और नेक्स्ट गेम आपके सामने काउंटर स्ट्राइक है। इसमें आप 110, 115 डिफॉल्ट सेटिंग्स में आप उम्मीद कर सकते हो। ये भी थोड़ा GPU इंटेंसिव हो गया आज के डेट में, लेकिन अगर आप देखोगे तो भाई टेम्परेचर 97 भी टच किया, बट मुझको कोई भी थ्रॉटलिंग पूरे गेमिंग में नहीं फील हुआ। काफी देर से गेम खेल रहे थे। आई विल सजेस्ट आप कूलिंग पैड यूज कर लो बिकॉज इट्स काइंड ऑफ लाइट वेट लैपटॉप। मतलब इसको थर्मल्स को भी ध्यान में रखते हुए कोशिश किया गया है कि बजट में आपको एक अच्छा चीज लाकर दिया जा सके। और यहां पर अगर आप देखोगे नेक्स्ट गेम अपना कॉल ऑफ ड्यूटी है, जिस पर
आप 70-80 FPS उम्मीद कर सकते हो इस लैपटॉप से। करेक्ट, DLSS ऑफ में भी अगर आप देखो कोई डिफरेंस मेरे को FPS पे ज़्यादा दिख नहीं रहा, और रैम भी अप्रॉक्सीमेटली 13 GB 14 GB यूटिलाइज हो रहा है, जो कि DDR4 रैम है। DDR5 होता तो हो सकता है FPS थोड़ा सा 5-10 और बेटर हो जाता। आप देख रहे होंगे कि भाई पूरे रिकॉर्डिंग पूरे गेम में आपको टेम्परेचर थोड़ा सा अपर साइड दिख रहा है, लेकिन क्या आपको कोई लैग या कुछ दिख रहा है? नो, देयर इज नो लैग एंड समथिंग, बट यस, बिकॉज लैपटॉप इज लाइट वेट, उस हिसाब से थोड़ा सा थर्मल से फैंस जो भी है वो लाइट रखना पड़ा, बिकॉज हीट सिंक्स एंड ऑल सारा लगा देंगे तो लैपटॉप का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। रेस्ट नेक्स्ट गेम आपके सामने वैलोरेंट है, और ये वैलोरेंट कम से हमने 3 से 4 बार 5 बार ट्राई किया, उसके बाद जाकर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अगेन 200 FPS जो निकल के आ रहा है इस लैपटॉप से, इट्स रिकमेंडेबल और कमेंडेबल फॉर दिस लैपटॉप। टेम्परेचर हाँ थोड़ा सा कंपनी इस पर काम कर सकती है, बट अगेन कॉस्ट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट एलियन वेक है। एलियन वेक में हाई सेटिंग्स में भाई आप 50 FPS निकाल पा रहे हो, लो सेटिंग में भी 55 FPS, ये थोड़ा सा उम्मीद के परे है, मतलब अच्छा FPS निकाल ले रहा है। टेम्परेचर अगेन यहाँ पे आप देखोगे 85-80 के बीच में टेम्परेचर जा रहा है, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में टेस्ट किया था अप्रॉक्सीमेटली 2-3 घंटे खेलने के बाद। तो टेम्परेचर भाई देखो, अगर आप कूलिंग पैड नहीं यूज करोगे, हम एक्सट्रीम सेटिंग्स में एक्सट्रीम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं फॉर टेस्टिंग लैपटॉप, जो कि आपको मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकता है वो दिखा सके। रूम का टेम्परेचर अभी 32 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होगा, 31-32 डिग्री, और एसी पेसी कुछ नहीं चल रहा। अब अगर आप नेक्स्ट गेम माइल्स मोराल देखोगे तो यहाँ पे भी है भाई 124 FPS FSR ऑन पर आप निकाल ले रहे हो, और FSR ऑफ में सिर्फ 60 FPS। क्या काम कर रहा भाई FSR ऑन, मतलब इंटेल और RTX के लैपटॉप में भी जैसा AMD का कहना है कि देयर FSR विल वर्क एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। DLSS 3 का तो जरूरत ही नहीं इस गेम में, जितना अच्छा FPS निकाल कर हाई सेटिंग्स में आपको लेकर दे रहा है। 120 FPS मेरे को उम्मीद नहीं था। वेरी हाई सेटिंग्स में भी अगेन देयर इज नो डिफरेंस इन द FPS। अगेन वो अभी बंदा खड़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे 60 FPS, राइट साइड में अप्रॉक्सीमेटली 100 FPS तो आपको निकाल कर दे ही देगा। टेम्परेचर फिर से अगर आप ध्यान दोगे तो वो एक ही जगह स्टिक हो रहा है, मतलब आई कैन से सीम्स लाइक एग्जैक्ट टेम्परेचर ये सेंसर बता भी रहा है कि नहीं, बिकॉज आई नेवर फील्ड एनी थ्रॉटलिंग और गेम इशू, और लैपटॉप पे कोई आपके कीबोर्ड्स हीट भी नहीं हो रहे हैं। इस प्राइस के हिसाब से एक मिड लेवल स्पेक्स एंड अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर लाया है गेमिंग में, जो हमें उम्मीद थी इससे। अब थोड़ा एडिटिंग वगैरह चेक मार लिया जाए। सो 4K वीडियो हम रेंडर करने जा रहे हैं, और 11:21 पर हम 17 मिनट का वीडियो को रेंडर लगा दिए हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 30 FPS पर हम इसको रेंडर कर रहे हैं। 17 मिनट इसमें अप्रॉक्सीमेटली 11:35 पर ये कंप्लीट हुआ। तो भाई देखो 3-4 लेयर तक तो दिक्कत नहीं हुई, 4-5 लेयर के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जहां तक ब्लेंडर की बात है तो ब्लेंडर में आप देखो यार, मतलब आप एक एवरेज लेवल भाई 1100-1200 स्कोर आया था, उसके हिसाब से कर सकते हो। लेकिन जहां तक फोटोशॉप की बात है आपके सामने है, देखो भाई एक लेवल प्रोफेशनल लेवल की बात अलग है, अदरवाइज एक ठीक है 45 इंटेंसिटी भी आप कर सकते हो। लेकिन आफ्टर इफेक्ट की जहां तक बात है, यहाँ पर आप देखो, और नॉर्मली हम लोग 1/4 पर ही सारा कुछ किए हैं, एडिटिंग और ये आफ्टर इफेक्ट्स भी। वेबकैम क्वालिटी, जो अभी आप कैमरा क्वालिटी देख रहे हो इसी लैपटॉप के कैमरे के थ्रू देख रहे हो, साउंड भी आप इसी से सुन रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है आपको कैमरा क्वालिटी और साउंड। 720 पिक्सल ही मिलता है इसमें आपको, जो कि एक एवरेज है। रेस्ट आप माइक एंड वीडियो क्वालिटी कैसा है कमेंट करके मुझे बताना जरूर। स्पीकर क्वालिटी, स्पीकर क्वालिटी इज गुड, बट और बेटर हो सकता था। आई होप कि भाई स्पीकर क्वालिटी एक 60,000 के लैपटॉप में आज के डेट में कंपनीज को और थोड़ा बेटर देना चाहिए। अच्छा है एक सिंगल पर्सन के हिसाब से, बट बेटर हो सकता था। सर सो यू वर्क ऑन इट। सो इसमें आपको कंट्रोल सेंटर भी मिलता है, कोई ऑप्शन बटन प्रॉपर्ली नहीं दिखा रखा है भाई। ये कंट्रोल सेंटर ओपन के लिए फंक्शन प्लस आपने देखा स्लैश वाला बटन दबाना पड़ता है, फिर ये कंट्रोल सेंटर आपके सामने आता है। मक्खी भी बैठी हुई है ऊपर, पता नहीं कहां से, गर्मी बहुत है ना। एंटरटेनमेंट, पावर सेविंग, परफॉर्मेंस मोड आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। सही बताऊं तो कंट्रोल सेंटर मिल ही नहीं रहा था, और ये की आइडेंटिफाई करना खुद में बहुत मुश्किल बात था। ये कंपनी एसर को ध्यान रखना चाहिए भाई, एक डेडिकेटेड की बता दो, या कम से कम मेंशन कर दो, या कंट्रोल सेंटर आपके विंडोज सर्च से मिल जाना चाहिए। बट एनीवे आप इसको इस तरह से ओपन कर सकते हो जैसे मैंने बताया, और यहाँ पर आप टच पैड, कैमरा, एयरप्लेन मोड, एंटरटेनमेंट एंड ये ट्विकिंग, टेम्परेचर ट्विकिंग एंड ऑल कर सकते हो। चलो इस लेवल के लैपटॉप में भी अगर आपको कंट्रोल सेंटर मिलता है फॉर चेंजेस इन ऑल, आप कीबोर्ड के लाइट को भी यहाँ से सेट कर सकते हो, जो मल्टी कलर लाइट मिलती है आपको, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और ब्राइटनेस एंड ऑल आप यहीं से सेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब इस रेंज के लैपटॉप में वी नेवर एक्सपेक्टेड कि हमको एक कमांड सेंटर मिलेगा। लाइक सी आप कीबोर्ड का लाइट या एग्जैक्टली RGB तो नहीं कह सकते, बट देयर आर डिफरेंट कलर्स जो कि आप इसमें सेट कर सकते हो अपने मूड के अकॉर्डिंग। मग स्विच नहीं मिलता इसमें आपको। नॉर्मली अगर आप परफॉर्मेंस मोड पर रखोगे तो ये एग्जैक्टली GPU को मैक्सिमम यूटिलाइज करता है।
एंड एज यू कैन सी कलर चेंज करते ही कीबोर्ड का कलर भी चेंज हो रहा है। अभी ऑरेंज हो गया है, अब पिंक हो गया है। आप कुछ ऐसे मल्टी कलर या चेंजिंग कलर इफेक्ट भी इसमें लगा सकते हो। अच्छा है, मतलब इस रेंज में वी नेवर एक्सपेक्टेड एज आई सेड, बट अगर ये ऑप्शन दे रहा है कंपनी तो इट्स गुड। बट फिर से कहूँगा कि ये आप ढूंढोगे कंट्रोल सेंटर पर, आप नॉर्मली विंडोज़ पर जाकर आपको नहीं मिलने वाला। कीज़ पर भी कहीं पर भी मेंशन नहीं है। आपको फंक्शन प्लस स्लैश बटन जो कि एंड के जस्ट नीचे है उसको दबाना होगा, तब जाकर आप ये चीज़ ऑन कर सकते हो। और माउस के सेटिंग्स एंड ऑल और बैटरी का लेवल एंड ऑल भी आप यहाँ से देख सकते हो। रिकमेंडेड बैटरी चार्ज को भी यहाँ से जाकर सेट कर सकते हो। एंड बैटरी बैकअप पे मैंने रेस्ट आपको दिखा दिया है। आई होप इससे आपको आइडिया लग गया होगा। अभी तक किसी ने नहीं बताया था, बहुत लोग कंफ्यूज्ड भी थे कंट्रोल सेंटर मिलेगा कहाँ से। रेस्ट अगर मेरा कंक्लूजन बताऊं तो डे बाय डे नए लैपटॉप्स मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन बजट प्राइस में हमेशा चैलेंज रहता है। ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं और ज्यादा वैरायटी या वेरिएंस नहीं मिलता है, और बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं है, किसी में वोबलिंग का प्रॉब्लम है, प्रॉपर जीपीयू नहीं मिलता, जीपीयू पावर नहीं मिलता है इस प्राइस रेंज में। लेकिन 60K के रेंज में एसर जैसे ब्रांड अगर एक बेस्ट कॉम्पिटिटिव लैपटॉप लॉन्च करता है विद एनफ पावर रिक्वायर्ड बाय मोस्ट ऑफ अस, तो एक अच्छा ऑप्शन ही कहलाएगा। आई थिंक ये अपने रेंज के HP Victus, Eloque, MSI GF60 एंड अदर एस्पायर को अच्छा टक्कर देता है। इन्फिनिक्स थोड़ा सा डिस्प्ले में बेटर कर जाता है, नो डाउट, बट बीइंग ए ब्रांड इस प्राइस रेंज में दिस इज आई थिंक अ गुड लैपटॉप जिसका लुक हम इस प्राइस रेंज में उम्मीद नहीं करते हैं। ऑल्सो विद एल्यूमिनियम लिड। रेस्ट आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर द बेस्ट डील्स एंड ऑल, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। उसी बात पर दोस्तों लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही आपका प्यार है एंड आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन है। धन्यवाद।